जय हिंद मित्रों। आज मैं आप लोगों के सामने जय प्रक्रम का तीसरी क्लास लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं इस चैप्टर का 2 क्लास ले चुका हूँ। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उन दोनों क्लास को पहले देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं अपना सेशन को स्टार्ट करता हूँ। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि जितने भी एकोशिकीय जीव है या छोटे छोटे जीव है, वो सब में एकोशिकीय जीवों में जो भोजन का जो प्रक्रिया होता है वो 3 ही चरणों में समाप्त हो जाती है। ठीक है, अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण। लेकिन हम लोग ने ये भी वहाँ पे समझा था कि मनुष्य में जो पोषण के चरण हैं वो 5 चरणों में समाप्त होती है ना। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण, ये हम लोगों ने वहाँ पर सीखा था। अब इस जगह से हम लोग आगे आज सीखेंगे इस वीडियो में। अब देखिए, बहुकोशिकीय जीवों में पाचन के लिए विकसित पाचन तंत्र होता है। एक कोशिकीय जीवों में ऐसा कोई विकसित पाचन तंत्र नहीं होता है, और बहुकोशिकीय जीव जितने हैं उसमें विकसित पाचन तंत्र होता है। अब देखिए दोस्तों, पाचन तंत्र क्या होता है। तो पाचन तंत्र क्या होता है, आहार नाल और सहसंबंध पाचक ग्रंथि का एक समूह होता है। कहने का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि आहार नाल और सहसंबंध पाचक ग्रंथि के सम्मिलित रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। आहार नाल में क्या क्या सम्मिलित हो जाएगा, मुख गुहा, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है, आहार नाल। ठीक है, तो आहार नाल और सहसंबंध पाचक ग्रंथि के सम्मिलित रूप को पाचक तंत्र कहते हैं, पाचन तंत्र। अब सहसंबंध पाचक ग्रंथि क्या है, मतलब जो भोजन को पचने में सहायता करती है ना, उसी को हम लोग पाचक ग्रंथि कहते हैं। जैसे लार ग्रंथि से लार निकलता है, यकृत से पित्त रस निकलता है ना, अग्नाशय से भी निकलता है। तो ये सब जो पाचक ग्रंथि है, ये कोई न कोई रस निकालने का काम करता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। तो इसी आहार नाल और सहसंबंध पाचक ग्रंथि के सम्मिलित रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग पाचन तंत्र को अच्छे से समझे होंगे। अब हम लोग आगे समझेंगे कि पाचन तंत्र होता क्या है। तो मुख गुहा, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, अग्नाशय को सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहा जाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि मुख गुहा, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, अग्नाशय, इसके सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन का अर्थ यहाँ पे क्या है मेरे मित्र, तो पाचन का जो अर्थ है, जटिल भोजन को सरल बनाना। हम लोग जो भोजन का पाचन करते हैं वो 2 ही रूप में करते हैं। किस किस रूप में, या तो हम लोग ठोस के रूप में करते हैं या फिर द्रव के रूप में, या तो ठोस के रूप में या फिर द्रव के रूप में। तो पाचन हम लोग जो भोजन खाते हैं वो 2 ही रूपों में खाते हैं, या तो द्रव के रूप में या फिर ठोस के रूप में। इन बात को ध्यान में रखेंगे। और पाचन का अर्थ क्या होता है, जटिल भोजन को सरल बनाना। कहने का मतलब हम लोग जो भोजन खाते हैं वो जटिल प्रक्रिया, वो जटिल रूपों में रहता है, और उसको सरल बनाने का जो काम करता है वो पाचन की मदद से होता है। सरल मतलब क्या हुआ, उसको कार्बोहाइड्रेट में बना देता है। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ खाए, उसको अंतिम में जाके किसको में बदलता है, कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, जिसका सूत्र C6H12O6 होता है ना। कार्बोहाइड्रेट में बदलेगा तभी तो हम लोग को ऊर्जा मिलेगी, तभी हम लोग चल पाएंगे, बोल पाएंगे, कोई भी कार्य कर सकेंगे। तो जटिल भोजन को सरल बनाना ही पाचन का अर्थ है। ठीक है, जटिल भोजन क्या हो, जैसे रोटी, दाल, सब्जी, चावल, हम लोग जो भी खाए वो जटिल भोजन है। सरल भोजन में कौन आएंगे, ग्लूकोज आएंगे। अब यहाँ पे हम लोग कुछ समझ लेंगे, आहार नाल की फिगर को कुछ समझ लेंगे हम लोग कि आहार नाल होता क्या है ना। तो आहार नाल देखिए, इसको हम लोग बड़ी
गौर से समझेंगे। यहाँ पे आपका होता है मुख गुहा, ये मेरी क्या है, मुख गुहा, ये क्या है, मुख गुहा, ये मुख गुहा है, ठीक है। और यहाँ पे लार ग्रंथि है, जैसे लार निकलती है, ये ग्रास नली है, ये क्या है, ग्रास नली है। यहाँ पे आप देख लेंगे अमाशय है और ये वाला अग्नाशय है, ठीक है। और यहाँ पे बड़ी आंत है और यहाँ पे छोटी आंत है। ये क्या है मेरे दोस्त, ये गुद्दा है। और यहाँ पे क्या है, अपेंडिक्स है, जिसका कोई काम हमारे शरीर में अभी वर्तमान में नहीं है। ये क्या है, पित्ताशय है और ये यकृत है, ठीक है, लीवर। तो हम लोग देखेंगे ये जो अपेंडिक्स है हमारे किस ओर रहता है, दाईं तरफ, किधर, दाईं तरफ, राइट साइड। अपेंडिक्स किस ओर नीचे रहता है, राइट साइड नीचे की ओर अपेंडिक्स रहता है, ठीक है। ये अपेंडिक्स अपशिष्ट, इसमें इसका कोई काम नहीं है। जैसे कुछ खाना पीना खाते हैं, इसमें कुछ फंस जाता है, यही बढ़ जाता है तो इसको क्या करता है, डॉक्टर ऑपरेशन की मदद से निकालता है, या बहुत सारी अभी इलाज आया है जो बिना ऑपरेशन के भी ठीक हो जाती है, ठीक है। तो ये अपेंडिक्स है। अब यहाँ चीज़ ये ध्यान में रखना है, जितने भी यहाँ पे देखिए पाचक ग्रंथि है, अमाशय, अग्नाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, गुद्दा है ना, यकृत, पित्ताशय, ये सभी जितने भी चीज़ें हैं सब उदर गुहा में पाई जाती है। ये मेरा क्या है, लाल कलर का जो यहाँ पे यहाँ तक घेरा हुआ है, ये पूरे सिस्टम क्या कहलाता है, उदर गुहा। तो जितने भी पाचक ग्रंथियाँ हैं सब कहाँ पाई जाती है, सिर्फ लार ग्रंथि को छोड़कर जितने भी पाचक ग्रंथियाँ हैं सब उदर गुहा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है मेरे दोस्त, उदर गुहा में। और उदर गुहा के ऊपर क्या है, वक्ष गुहा। ये वाली मेरा जो इस कलर का यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, ये मेरा क्या है, वक्ष गुहा है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि उदर गुहा को वक्ष गुहा से अलग कौन करता है, तो ये मेरा डायफ्राम करता है। ये वाली मेरा क्या है, डायफ्राम है। तो उदर गुहा को वक्ष गुहा से अलग करने का काम कौन करता है, डायफ्राम। इस बात को भी हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है मेरे मित्र। अब हम लोग आगे समझेंगे, आगे क्या है देखिए। आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो है यानी पाचन तंत्र, जो आहार नाल है हमारी, क्या है, आहार नाल, वो कहाँ से शुरू होती है, मुख से गुद्दा तक विस्तृत एक लंबी नालिका होती है, ठीक है। तो मानव का जो, हम लोग का जो आहार नाल है वो कहाँ से शुरू होती है, मुख से, और कहाँ तक चलती है, गुद्दा द्वार तक। कहाँ तक चलती है, गुद्दा द्वार तक, है ना। मतलब मुख से शुरू होके कहाँ तक चलती है, गुद्दा तक, जो विस्तृत एक लंबी नली होती है, उसी को क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आई मुख गुहा की बात। मुख गुहा का क्या काम, मुख गुहा में पाई क्या किया जाता है, मुख गुहा में दांत पाई जाती है। अब यहाँ दांत हम लोग नहीं पढ़ेंगे पूरे, अगर दांत पढ़ना है तो आप लोग कमेंट करेंगे, हम दांत की एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, दांत क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, किस दांत का क्या काम है ना। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ मुख गुहा में जानेंगे होता क्या है, दांत। दांत का क्या काम है, भोजन को चबाना। जीभ, जीभ का क्या काम है, भोजन का स्वाद बताना, है ना। तो जीभ के बारे में भी आप पूरा विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ मुख गुहा के भाग को जानेंगे, आगे निकलेंगे। उसके बाद देखिए मुख गुहा, मुख गुहा में और क्या रहता है, लार ग्रंथियाँ। कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी। मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि होती है, 3 जोड़ी। उसके बाद लार रस निकलता है, मुख गुहा से क्या निकलता है, लार रस। लार रस कौन कौन, लार जो रस होता है वो एंजाइम के रूप में निकलता है। एंजाइम या तो टाइलिन, जिसको एमाइलेज कहते हैं, या फिर लाइसोजाइम, ठीक है, ये निकलती है। उसके बाद मुख गुहा में जो स्टार्च है ना, मंड का पाचन मुख गुहा में ही होता है। स्टार्च का पाचन, क्वेश्चन आएगा, स्टार्च का पाचन कहाँ पे होता है, मुख गुहा में। उसके बाद पाचन का प्रारंभ मुख से ही शुरू हो जाती है। पिछली वीडियो में हमने बताया था आप लोगों को कि पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, मुख से ही हो जाती है। तो यहीं से पाचन की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग आगे समझेंगे एंजाइम। एंजाइम क्या है, एंजाइम जो है वो एक प्रकार का जैव प्रकार उत्प्रेरक है।
मतलब एंजाइम क्या है, एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक, ठीक है। उसके बाद भोजन जो होता है मुख गुहा से ग्रासनली की सहायता से अमाशय में आता है। भोजन मुख गुहा से ग्रासनली की सहायता से अमाशय में आता है। अमाशय का मतलब पेट, जिसको हम लोग पेट बोलते हैं, है ना। अच्छा, हम लोग को एक कन्फ्यूजन रहता है कि बच्चा पेट में रहता है। जैसे कोई लेडीज़ गर्भवती है तो बच्चे कहाँ रहते हैं। वास्तव में बच्चा पेट में नहीं रहता है। पेट में रहेगा, अगर अमाशय में बच्चा रहेगा तो पच जाएगा, वो वहाँ से सीएल निकलेगा, पचाते हुए बच्चे को निकाल देगा। लेकिन नहीं, बच्चे के रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान होता है, गर्भाशय। क्या होता है? गर्भाशय। बच्चे वहाँ रहते हैं, वहाँ पलते बढ़ते हैं, ठीक है। तो भोजन जो है मुख गुहा से ग्रासनली की सहायता से अमाशय में आता है। उसके बाद ग्रासनली में क्रमाकुंचन गति के चलते भोजन अमाशय की ओर अग्रसर होता है। क्रमाकुंचन होते रहता है, उसके चलते कहाँ चला जाता है भोजन? अमाशय में जाके चला जाता है, ठीक है। अमाशय। उसके बाद अमाशय को हम लोग देखिए, प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है पेप्सिन के सहारे। क्वेश्चन आएगा, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? अमाशय में। किसके चलते? पेप्सिन के चलते। पेप्सिन निकलता है, वही प्रोटीन का पाचन कर देता है। और क्या होता है अमाशय में? अमाशय में जठर ग्रंथियाँ निकलती है। जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। जठर रस क्या करता है? निष्क्रिय पेप्सिजॉन निकलता है, HCl निकलता है, म्यूकस निकलता है। ये 3 जठर रस निकलता है यहाँ से, ठीक है। HCl को हम लोग गैस्ट्रिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक एसिड। यही HCl भोजन को अम्लीय बनाता है। क्या करता है? अम्लीय, ठीक है। अमाशय के भीतरी स्तर को श्लेष्मा अम्ल के हानिकारक प्रभाव से बचाता है। ये HCl क्या है? अम्ल है तो वो जला देगा, है ना। अम्ल तो आदमी को जला देता है, फिर पेट में निकलता है, क्यों नहीं जलता है? तो यहाँ पे श्लेष्मा है। ये श्लेष्मा क्या करता है? सहारा करता है, ये अम्ल से बचाने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे छोटी आंत। छोटी आंत क्या होता है मेरे दोस्त? देखिए, छोटी आंत जो होता है, छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबी कुंडलित संरचना है। देखा, आहार नाल का सबसे लंबी कुंडलित संरचना कौन है? छोटी आंत, ठीक है। या आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? छोटी आंत। अब ये छोटी आंत जो होता है शाकाहारी जंतु का लंबा होता है, क्योंकि शाकाहारी जंतु को सेलुलोज का पाचन करना होता है, इसीलिए शाकाहारी का क्या होता है? लंबा होता है, ठीक है। छोटी आंत का दूसरा नाम क्षुद्रांत भी होता है। क्षुद्रांत मिलेगी तो आप छोटी आंत समझेंगे। मांसाहारी जंतु का बड़ा होता है। उसका छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। कहाँ पर भोजन का पूर्ण पाचन होता है? छोटी आंत में, ठीक है। छोटी आंत में भोजन के अवयव जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का संपूर्ण पाचन होता है। पूर्णतः पाचन, ऐसे प्रोटीन का पाचन वहाँ अमाशय में हो रहा था, लेकिन पूर्ण रूप से पाचन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है, ठीक है मेरे मित्र। अब हम लोग आगे समझेंगे यकृत। यकृत का क्या काम है? यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। यकृत क्या स्रावित करता है? पित्तरस का स्राव करता है, जिसको हम लोग बाइल जूस बोलते हैं ना। जो क्या होता है? क्षारीय होता है। होता क्या है? अमाशय में जो HCl हो रहा था वहाँ तो अम्लीय बना दिया था। अब भोजन कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। तो छोटी आंत जाने से पहले भोजन को उदासीन बनाना है, तो वहाँ से अम्लीय होकर आया तो यकृत कर देता है पित्तरस का स्राव। ये क्षारीय होता है, जो अम्लीय भोजन से मिलता है और उसको क्या करता है? उदासीन बना देता है। फिर छोटी आंत में जाता है, वहाँ पे पूर्ण पाचन होता है। पित्तरस का संचयन कहाँ होता है? पित्ताशय में। क्वेश्चन यहाँ से आएगा, पित्त का स्राव कहाँ से शुरू होता है? यकृत से। और पित्तरस जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में, ठीक है। उसके बाद अग्नाशय। अग्नाशयी रस निकलता है, पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। अग्नाशयी रस को क्या बोलते हैं? पूर्ण पाचक रस। और अग्नाशय से हम लोग मिश्रित ग्रंथि भी बोलते हैं। अग्नाशय को क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि, ठीक है। अब देखिए इमल्सिफिकेशन ऑफ वसा। इमल्सिफिकेशन ऑफ वसा क्या है? वसा के बड़े अणु का पित्तरस की सहायता से छोटे अणु में टूटना ही क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ वसा। अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो रस है वो कितने तरह के? ट्रिप्सिन और लाइपेज 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के?
ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन। क्वेश्चन आएगा प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन की मदद से होता है और वसा का पाचन लाइपेज की मदद से। ठीक है, वसा का पाचन लाइपेज और प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन। अब आगे देखिए, छोटी आंत के भित्ति में आंत्र ग्रंथि होती है और ये आंत्र रस का स्रवण करती है। ठीक है, छोटी आंत के भित्ति में क्या रहता है? आंत्र ग्रंथि रहता है। ठीक, और वो आंत्र रस का स्रवण करती है। उसके बाद जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में आंत्र रस तोड़ देता है और प्रोटीन को क्या करता है? अमीनो अम्ल में बदल देता है और वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। इस चीज़ों को भी ध्यान में रखेंगे अच्छे से कि जटिल कार्बोहाइड्रेट को आंत्र रस क्या करता है? ग्लूकोज में तोड़ता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ देता है और वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। अब देखिए, पाचित भोजन का अवशोषण छोटी आंत में अंगुली जैसी संरचना के दीर्घरोम के सहारे हो जाता है। तो पाचित भोजन का जो अवशोषण होता है छोटी आंत में जो होता है संरचना जैसे दीर्घरोम, जिसको रसांकुर कहते हैं, इसी के सहारे होता है। ये बिल्ली छोटी आंत अवशोषण सतह को बढ़ा देता है। ठीक है, अवशोषण करने के लिए वो बढ़ा देता है दर को। ठीक है, इतना यदि हम लोग समझ लिए, अब आगे हम लोग समझेंगे जो अपचा भोजन है। ठीक है, वो रसायन को लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, मतलब उसको बड़ी आंत में भेज देता है। जब हम लोग का भोजन पच गया और उसका जो अवशोषण बच गया और जिसका वैसा चीज़ें जिसका पाचन नहीं हो पाया, उसको क्या करता है? उसको बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। ठीक है, अब बड़ी आंत क्या करता है? देखिए, अपचा भोजन से जल का अवशोषण बड़ी आंत के दीर्घरोम से होता है। देखिए, हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। जब अपचा भोजन बचा तो उसमें जल बचा, वहाँ पे भी एक ऐसा सिस्टम दीर्घरोम बना दिया है जिसके सहारे उस जल को भी अवशोषित कर लेता है। बाकी चीज़ों को हम लोग गुद्दा के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, है कि नहीं? तो मुख गुहा से शुरू होकर गुद्दा तक की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? पाचन। वो आहार नल का भाग है। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने समझा होगा। आपका जैव प्रक्रम में आहार नाल की कहानी समाप्त हो गई। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे, और यदि पूर्णतः नहीं समझ पाए तो पुनः एक बार इस वीडियो को देख लें। धन्यवाद मेरे मित्र, थैंक यू।